अब तक हमने देखा कि किस तरह से वीलुकअप को बेहतर तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और वीलुकअप की कुछ एग्जांपल्स हमने कवर करी। आपने देखा वीलुकअप एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो कि डेटा एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वीलुकअप और ज़्यादा आसानी से अप्लाई कर सकें और डिफरेंट कंडीशंस पे अप्लाई कर सकें। तो आइए देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल वीलुकअप की। तो ये हमारी वही एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट सेशन में जो है वो कवर की है, लेकिन इसको हम और बेहतर करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने रेंज नेम का यूज़ किया था और हमने देखा था कि किस तरह से रेंज नेम्स बनाए जाते हैं। तो अब तक जो रेंज नेम बनाने का तरीका हमने सीखा है वो हमने फार्मूलाज के साथ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से सीखा है, जिसमें होता ये है कि वो हर कॉलम के नेम बना देता है। क्योंकि वीलुकअप के अंदर इस तरह से नहीं होता। वीलुकअप में जब भी हम मास्टर डेटा की बात करते हैं तो आपके पास डेटा जो है वो एक पूरे सेम पैटर्न में हमारे पास सेलेक्ट होता है। याद रखिएगा, जब भी आप रेंज नेम की बात करते हैं तो रेंज नेम जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं उसी वर्कबुक में ही काम करता है। किसी और वर्कबुक से अगर आपको डेटा पिक करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। बेहतर भी ये रहता है कि आप हमेशा जो है वो डेटा को अगर सेम वर्कबुक में रखते हैं किसी और वर्कशीट में, तो वो आपका वीलुकअप ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो ये जो रेंज नेम की टेक्निक है तभी काम करेगी जब डेटा आपके पास सेम वर्कबुक के अंदर किसी और वर्कशीट में मौजूद होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नया तरीका सीखते हैं रेंज नेम देने का, क्योंकि इस दफ़ा हमें रेंज नेम में ये पूरी रेंज चाहिए जो कि हम वीलुकअप में रेफ़र कर सकें। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और अपने नेम बॉक्स पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेम बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि इस रेंज का नाम क्या देना है। तो हमने इसका नाम दे दिया आइटम लिस्ट। रेंज नेम जो होते हैं उसके अंदर आपके पास स्पेसेस नहीं आते, तो आप याद रखिएगा स्पेस आप नहीं देंगे। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। एंटर करना ज़रूरी है। जैसे हमने एंटर किया, इस लिस्ट का नाम हो गया आइटम लिस्ट। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। अब हमारे पास ये नेम जो है वो ड्रॉप डाउन में दिखना शुरू हो गया है और जैसे मैंने आइटम लिस्ट को क्लिक किया इसने आइटम लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा अगेन, जब हम रेंज नेम बात करते हैं रेंज नेम की, तो रेंज नेम बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में एब्सोल्यूट होते हैं, उस पर डॉलर साइंस लगे हुए होते हैं और वो फ्रीज हुआ होता है। सो हम अपनी एग्जांपल पे आ जाते हैं और वही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इन 4 सवालों को फॉलो करते हुए। सो इक्वल्स टू वीलुकअप, व्हाट टू फाइंड दिस आइटम नंबर, कॉमा वेयर टू फाइंड। अब वेयर टू फाइंड में पहले हमने क्या किया था कि हम आइटम लिस्ट पे गए थे, सेलेक्ट किया था और उसको एब्सोल्यूट किया था और साथ साथ फॉर्मूला भी हमें वहीं ख़त्म करना पड़ा था। अब ये सारे जो लंबा तरीका था वो ख़त्म हो गया। अब हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे रेंज नेम को यूज़ करते हुए। सो हमारे रेंज नेम का नाम है आइटम लिस्ट, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारा एक्सेल जो है पीछे गया, लिस्ट को सेलेक्ट किया, उसको एब्सोल्यूट भी कर दिया, कॉमा रिटर्न कॉलम नंबर 2 क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए एंड एग्जैक्ट मैच। जैसे हम इसको एंटर करते हैं आपके पास सेम रिजल्ट आ गया जिस तरह से आपने पहले किया था और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। सेम तरीके से हम अमाउंट भी लेकर आते हैं, वीलुकअप, व्हाट टू फाइंड आइटम नंबर, वेयर टू फाइंड इन आइटम लिस्ट, कॉमा रिटर्न कॉलम नंबर 3 एंड एग्जैक्ट मैच। सो आपने देखा रेंज नेम के थ्रू कितना आसानी से आपका डेटा ऑटोमेट हो गया और कितना आसानी से हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाए और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी हो गया। एक और चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहले सीखी है, जो कि है फॉर्मेटेड टेबल, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपका पूरा डेटा है वो फुली ऑटोमेट हो जाए, ताकि अगर कोई नया आइटम भी आता है तो वो भी इसी प्रोसेस के साथ काम करना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सो हम अपने आइटम लिस्ट पे जाते हैं, इसका मतलब हमारा जो मास्टर डेटा है वहाँ पर हमें फॉर्मेटेड टेबल अप्लाई करना है। सो हम होम टैब पे जाते हैं और फॉर्मेटेड टेबल जो कि स्टाइल ग्रुप का हिस्सा है वहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। अगेन ये आपसे रेंज से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली, आपके डेटा में हेडर्स मौजूद हैं, ओके एंड डन। इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 है, इसको हम वही रहने देते हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा हुआ कि जब भी हम कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं, मैं फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये नया डेटा आ गया, इसका नंबर हम रख लेते हैं 111, 112, 113। अब ये नया डेटा भी हमारे पास आ गया है, नए कुछ आइटम्स आ गए हैं और इन फ्यूचर जब हम इन आइटम नंबर्स को भी यूज़ करेंगे तो आपके पास सेम डेटा वहाँ से पिक करके लेके आ रहा होगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं एक और वर्कशीट में, फाइंड इन लिस्ट। समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें
कुछ डेटा फाइंड करवाना है दूसरी लिस्ट के अंदर, क्या ये डेटा इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है जो कि बहुत सारी जगहों पे आपको यूज़ होते हुए नज़र आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी चेक की लिस्ट है जो कि हमने अपने वेंडर्स को इशू की है, और ये हमारे बैंक से लिस्ट मिली कि ये जो चेक्स आपने इशू किए इसमें से ये जो चेक्स हैं ये आपके विड्रॉ हो चुके हैं। तो जो कंप्लीट चेक लिस्ट है हमारी वो है 107 चेक्स की, और यहाँ पर जो लिस्ट है वो है 30 चेक्स की। तो लेट्स ट्राई दिस। सो अगेन यही फॉर्मूला सेम तरीके से हम फॉलो करेंगे। सो वी आर सेइंग VLOOKUP व्हाट टू फाइंड दिस चेक नंबर, कॉमा वेयर टू फाइंड इन दिस लिस्ट, और इसको हमने सेलेक्ट किया, एब्सोल्यूट कर दिया। आप चाहें तो उसका रेंज नेम भी दे सकते हैं, कॉमा व्हाट टू रिटर्न कॉलम नंबर 3 एंड एग्जैक्ट मैच, क्योंकि चेक नंबर से चेक नंबर सेम मैच होना चाहिए। और जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास जो चेक नंबर अवेलेबल थे उसके सामने नंबर आ गया, और जो चेक नंबर अवेलेबल नहीं थे उसके सामने आपके पास NA आ गया, यानी वैल्यू नॉट अवेलेबल। तो हमने देखा कि कितना आसानी से हम दो लिस्टों में मैच कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देख पा रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है जो हमारे पास रिटर्न हुआ है उसमें बहुत सारे NA हैं। अगर 30 चेक्स हैं तो ऑलमोस्ट 77 आपके पास वैल्यू नॉट अवेलेबल हैं। और ये शीट अगर आप किसी मैनेजमेंट को भेजते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट कहेगी कि ये NA जो है रिमूव करके भेजें। और अगर NA आपने डिलीट कर दिया इसका मतलब आपने फॉर्मूला डिलीट कर दिया। लेकिन हम इसका एक बेहतर हल देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है इफ़ एरर के नाम से। इफ़ एरर को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे वो कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये सोल्यूशन ईजिली हल कर देगा। आइए देखते हैं। सो हम अपने पहला फॉर्मूला ऑन करते हैं, और इस पहले फॉर्मूला में VLOOKUP और इक्वल्स से बीच में हमने क्लिक किया, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं इफ़ एरर का फंक्शन। इफ़ एरर का फंक्शन क्या करता है, क्या कहता है पहले तो मैं ये फॉर्मूला चलाऊंगा, अगर वैल्यू आएगी तो मैं इसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर दूंगा, बट अगर एरर आता है तो क्या करना है। तो हमने बिल्कुल VLOOKUP के एंड में क्लिक किया, हमने कहा एरर आता है तो आप 0 ऐड कर दीजिएगा। जैसे हम एंटर करते हैं, मैंने ब्रैकेट ऑफ नहीं किया इसलिए पूछ रहा है ब्रैकेट ऑफ होना चाहिए, यस। और जैसे ही हमने इसको डबल क्लिक किया, अब जहाँ जहाँ NA आपके पास था सब जगह पर 0 आ चुका है। लेकिन क्योंकि ये चेक की बात हो रही है तो हम चाहते हैं 0 भी ना आए, ब्लैंक साइन आना चाहिए। तो इस 0 को हटा के हम यहाँ पर इन्वर्ट कॉमास ऑन, इन्वर्ट कॉमास क्लोज कर देते हैं। ये ब्लैंक साइन होता है एक्सेल के लिए। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया आपके पास यहाँ पर सब जगह पर ब्लैंक ऑप्शंस आ गए, जो कि हमारा डेटा काफ़ी क्लीन कर दिया। और इसी तरह से अगर आपको कोई मैसेज देना है इसमें तो आप सिंपल NP लिख सकते हैं, या नॉट फाउंड लिख सकते हैं, या नॉट प्रेसिडेंट लिख सकते हैं। जैसे आपने एंटर किया, अगेन आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाता है। सो अब तक जो एग्जाम्पल्स हमने की हैं VLOOKUP के साथ, उसमें हमने लास्ट में 0 यूज़ करते हुए किया है। एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम जो है वो लास्ट में 1 यूज़ करेंगे, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है रेंज लुकअप की। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये परफॉर्मेंस है, और डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, प्रेजेंटेशन, टेक्निकल कंटेंट में, और परसेंटेज उनको मिल गई है। हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज का एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे, और हमें ग्रेड्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं। लेकिन आपको याद होगा ग्रेड्स के साथ हमने इफ़ और नेस्टेड इफ़ के साथ काम किया था। तो अगर आप यहाँ पर इफ़ का फंक्शन लगाएंगे तो आपको 7 इफ़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास रेंजेस हैं और आपको इफ़ को 7 इफ़ लगाने पड़ते हैं तो यहाँ पर सिंगल VLOOKUP आपके लिए काम करेगा विद द रेंज लुकअप। अप्लाई करके देखते हैं। हमने पहले से इस क्राइटेरिया को एक नाम दिया हुआ है ग्रेड का, जो कि हम अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, जो अभी अभी आपने लगाना सीखा था रेंज नेम के थ्रू। सो इक्वल्स टू VLOOKUP what to find this percentage, comma where to find in grade, comma what to return column number 2 and एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ मैं। अगर मैं एग्जैक्ट मैच करता हूँ तो वो क्या करेगा, NA दे देगा। क्यों NA देगा? क्योंकि वो 95 ढूंढ रहा है, 95 नहीं है, 85 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, और कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर 1 ऐड करते हैं एंड में, जो कि रेंज लुकअप अप्रॉक्स मैच का ऑप्शन है, सो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये किस तरह से स्टार्ट हुई हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 क्या करता है। सो जैसे हम 1 अप्लाई करते हैं, सबसे पहली चीज़ की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो फर्स्ट कॉलम में ढूंढेगा। दूसरा ऑप्शन है कि ये नंबर होना चाहिए, और नंबर आपका सॉर्टेड होना चाहिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। सबसे छोटा नंबर ऊपर, उससे बड़ा नीचे, उससे बड़ा नीचे, और सबसे बड़ा नीचे। जब आप 1 लगाते हैं तो बेसिकली VLOOKUP इसको रिवर्स VLOOKUP चलाता है, और इसी तरह से हम इसको रिवर्स VLOOKUP भी कभी कभी रेफर कर रहे होते हैं। तो जैसे हम 61 की बात करें या 66 की बात करें
तो जैसे ही हम नीचे से रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमसे देखता है कि 66 है, 66 है, 66 तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मिनिमम नंबर क्या अवेलेबल है 60 और उसका ग्रेड आपको रिटर्न कर दिया। 81 है, 81 तो नहीं है, 80 आपका नेक्स्ट मिनिमम नंबर है और उसकी बी ग्रेड आपको रिटर्न कर दिया। और इसी तरह से ये सारे सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सॉर्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके डेटा रिटर्न सही नहीं होता। अगर मैं सपोज़ 80 ऊपर लिख देता हूँ और 55 नीचे लिख देता हूँ तो आप देखें 55 से 90 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको बी ग्रेड मिल गया। दैट्स वाई इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो अपने डेटा को सॉर्टेड रखेंगे सही तरह। सो हमने देखा कि वी लुकअप के अंदर कुछ और एग्जाम्पल के साथ हमने कुछ और चैलेंजेस को ओवरकम किया और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो है समझाने की कोशिश करी कि जब ये एग्जाम्पल्स आपके पास फ्यूचर में आती हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम कुछ और सिचुएशंस के साथ भी काम करेंगे और कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं।